हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एस्पिरेंट में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसको हिंदी में विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें गाइज हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। उसके बाद अभिकारक किसे बोलते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण वो संक्षारण आ जाएगा, संक्षारण क्या होता है। फिर उसके बाद विकृत गंधिता, और इसमें हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपको यहाँ पे सभी जो इस क्लास 10वीं के विज्ञान का सभी नोट्स यहाँ पे आपको सभी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसा इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भोजन का पाचन, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इसका पाचन करके इसके मतलब कि इसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन हो जाता है नए पदार्थ का पुराने पदार्थ में या तो दूसरे नए पदार्थ में हो जाता है। और इसका एक शोषण भी है, लोहे पर जंग लगना। आप देखते हैं कि जब लोहा जो होता है वो वायु आद्रस तथा बहुत से अभिक्रिया करके क्या करता है, जंग लग जाता है। उसके बाद हम बात करें मैग्नीशियम फीते को जलाना। जब आप मैग्नीशियम फीते को जलाएंगे तो क्या बचता है, राखी बचता है, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, दही का बनाना। दही होता है, ठीक है, उसमें कुछ कीटाणु होते हैं जिसके कारण वो दही क्या हो जाता, दूध क्या हो जाता है, दही में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट हम जो आगे बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगा। मतलब कि ऐसे पदार्थ का निर्माण, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इन कारकों का पता चलना कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्या देखेंगे हम लोग, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब एक पदार्थ यदि कैसा है, मान लीजिए कि आपने क्या लिया है, एक कागज़ लिया है, कागज़ का टुकड़ा, यदि आप उसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो वो कागज़ का टुकड़ा क्या हो जाएगा, राखी हो जाएगा। तो उसके स्थिति में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे पदार्थ का रंग भी बदल जाएगा। जो कागज़ होता है सफ़ेद होता है, ब्लैक होता है, लेकिन आप उसको यदि जलाएंगे तो उसका जो राख होगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का ब्लैक में हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पदार्थ का जो है रंग बदलना, गर्मी का विकास, ठीक है, गर्मी का विकास होगा, गर्मी का अवशोषण भी होगा, गैस का विकास होगा, जो गैस निकलती है उसको जलाने पर। उसके बाद प्रकाश का भी विकास होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया आप पहचान जाएंगे कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कहाँ पे नहीं। इसके लिए आपको क्या देखना है, पदार्थ की स्थिति देखना है, पदार्थ का रंग देखना है, पदार्थ का रंग बदलना, और गर्मी देखना है, गर्मी का विकास हो रहा है कि नहीं, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास। जैसा कि अभी हम लोग आगे वाले चैप्टर में भी देखेंगे कि जब अभिक्रियाएँ होती है तो उसमें गैस निकलता है, ठीक है। जैसा कि एक उदाहरण बता देते हैं, जब अम्ल का विक्रिया धातु से होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अभिकारक के बारे में। तो अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अब अगला जो देखते हैं हम लोग, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए A + B
और इसको तीर द्वारा दिखा देते हैं और इधर हो गया C, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो इसमें अभिकारक है, जो इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है, वो कौन है, A+B है। और इससे जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, C है। सबसे पहले यहाँ पे जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनका जो प्रतीक होता है उनको भौतिक अवस्था में ही लिखा जाता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे लिख दें आयरन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें, आयरन, तो आपको यदि रासायनिक समीकरण लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, आयरन का लिखेंगे आप आयरन का क्या लिखेंगे, Fe लिखेंगे, ठीक है, इसका संकेत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Fe इसका संकेत लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना हम लोग के लिए क्या है, आवश्यक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में हम लोग कुछ और बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि रासायनिक समीकरण हो गया तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है, और उसको संतुलित करने के उसको क्या बोलते हैं। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करने के लिए एक विधि का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। अब जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक तीर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक ऐसे हमने भी यहाँ पे तीर का इस्तेमाल किया गया है। यदि कोई इसमें उत्प्रेरक आता है, उत्प्रेरक मतलब कि जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि हम ताप लगा दें या तो क्या लगा दें, दाब लगा दें, तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया की स्थिति को बढ़ा देगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण को यदि आपको संतुलित करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया गया है, तो इसको चलिए करते हैं, देखिए कैसे करा जाता है इसको। तो यहाँ पे देखिए किसका दिया गया है, Fe, ठीक है, Fe इसको आयरन बोलते हैं। फिर यहाँ पे H2O जल दिया गया है। फिर ये अभिक्रिया करके बनता क्या है, तो Fe2O3 बना है, ठीक है, और यहाँ पे H2 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इधर आयरन जो है, इधर आयरन कितना है, 2 है। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से भी किया जाता है कि सबसे पहले दोनों तरफ के, एक तरफ इधर वाले को बोला जाता है LHS, ठीक है, और इधर वाले को क्या बोला जाता है, RHS, ठीक है, इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS। अब उसके बाद दोनों साइड का जब हो जाता है तो दोनों साइड के द्रव्यमान को हम लोग को लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS और इधर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा इधर। अब इधर के आयरन कितना है, तो यहाँ पे लिखना होगा आयरन कितना है, तो 1 है, ठीक है। उसके बाद इधर H2 कितना है, हाइड्रोजन कितना है इधर, तो 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसी तरीके से हम लोग को इधर भी लिखना होगा जैसा कि आगे बताया गया है। तो इस तरीके से जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें देखेंगे कि किधर का, किस साइड का जो द्रव्यमान है, किस साइड का ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हमने एक नियम पढ़ा था 9th में, या तो अभी 11th में ही पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जो इसमें स्टेप वाइज है, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले रासायनिक समीकरण क्या करिए, आपको लिखना है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है,
लिखना है। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कुछ बॉक्स बनाना है। इस तरीके से जितने भी यौगिक होंगे उन सबका या एलिमेंट होंगे उन सबके इस बॉक्स में इस तरीके से करके इसमें बंद कर देना है। उसके बाद संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किए जाते। ठीक है, बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन करना है इसके बाहर करना है, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, इसके बाहर ही परिवर्तन करना है। अब दूसरा जो चरण है, ये तो फर्स्ट चरण था यहाँ पे। अब दूसरा जो चरण है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो दूसरे चरण में क्या बोला है कि LHS, जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बताया था, LHS अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कौन है? RH है। ठीक है, RH उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, LHS अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि आयरन जो है इधर कितना है? 1 है। और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? इधर 2 है। फिर उसके बाद हम लोग RH में देखते हैं, RH में आयरन कितना है? 3 है। फिर वो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन इधर कितना है? ऑक्सीजन कितना है इधर? तो हम इधर लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन इधर कितना हम लिख देते हैं इधर यहाँ पे। तो ऑक्सीजन दिया इधर 1 दिया है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ये हमारा दूसरा चरण है कि इसको पहले हम लोग को लाइन वाइज लिख लेना है, LHS और RH। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तीसरे चरण में क्या करना है हम लोग को? तो तीसरा चरण ये आ चुका है, सबसे अधिक परमाणु वाले जो तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। मतलब कि आपको कुछ ऐसे गुणांक लगाना है जिधर से आपका हाइड्रोजन हो या जो आयरन है इन सभी को संतुलित किया जा सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लगाया गया है, ये H2O के जो इस साइड में 4 लगाया गया है। तो इससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये पहले 2 था, अब यहाँ पे 4 लगाया गया। तो 4 दूनी की कितना हो जाएगा? 4 2 जा कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब इधर भी इस साइड भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के स्थान पे कितना लगाया गया? इधर बगल में 2 लगाया। तो 4 दूना के 8, मतलब कि हाइड्रोजन जो है ये तो संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस साइड क्या है? ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, इस साइड ऑक्सीजन 4 है और इस साइड भी ऑक्सीजन 4 है, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ये आयरन है, इधर आयरन 1 है और इधर आयरन कितना है? 3 है। यहाँ पे आयरन 3 है और यहाँ पे आयरन 1 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। जैसा कि देखिए 4th चरण में दिया गया है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 से क्या कर दिया? आयरन में गुणा कर दिया। इस तरीके से हमारा जो ये समीकरण है ये क्या हो जाएगा? संतुलित अवस्था में हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है 5वां चरण, इसमें क्या करते हैं हम लोग? अभिकारक के उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखते हैं। भौतिक अवस्था मतलब कि ठोस है, द्रव है, गैस है या तो जलीय विलयन है। तो यदि आपको ठोस रहेगा तो उस जो ठोस रहेगा, जैसे कि आयरन यहाँ पे ठोस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। ठीक है, H2O जल है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? द्रव लगाएंगे, H2O द्रव है। ठीक है, उसके बाद जो गैसीय अवस्था में तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? G लगाएंगे। इस तरीके से यदि लिक्विड है तो वहाँ पे L लगाएंगे, द्रव। फिर जलीय विलयन रहेगा। जलीय विलयन मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें जल का मिश्रण हो। ठीक है, किसी भी पदार्थ के साथ जल का मिश्रण हो तो उसे जलीय विलयन बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है 6th चरण। 6th चरण में क्या आता है? इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इसको भौतिक अवस्था के साथ लिखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 6th चरण में कुछ आवश्यक परिस्थितियों में, जैसे तापदाद, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर यानी दिखाया जाता है। देखिए जैसे कि ये हमने आपको बताया था, जैसे इधर A हो गया, A+B = C। अब जैसे हमें यहाँ पे उष्मा देना होगा तो यहाँ पे हम इसको उष्मा दे देंगे और इसको ऊपर ही लिख देंगे, ऊपर या तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अभी ये क्या हो गया? समीकरण, जो हमारा समीकरण है ये दोनों ओर से क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। अब इसको बोलते क्या है? तो रासायनिक समीकरण को, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने
कि इस विधि को ट्रायल विधि बोला जाता है, हार्ट ट्रायल विधि बोला जाता है। ठीक है, हार्ट ट्रायल विधि बोला जाता है क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुण का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि बोला जाता है, जो कि यहाँ पे कट चुका है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुण का उपयोग करके हमने समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने, यहाँ पे देख लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है अभी हम पढ़ चुके हैं, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? सबसे फर्स्ट जो आता है संयोजन अभिक्रिया आता है। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में कोई भी यह सह उत्पाद नहीं बनेगा, मतलब दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा, केवल एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के, ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, मतलब दूसरे उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। इसके उदाहरण के बारे में यदि हम बात कर ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयले का दहन। यहाँ पे जो कार्बन दिया है वो सॉलिड दिया है, और ऑक्सीजन गैस दिया है, CO2 भी क्या है? गैस है। तो जब कार्बन का ऑक्सीजन से क्या होगा? अभिक्रिया होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे बन जाएगा CO2 गैस बन जाएगा। उसके बाद हम जल का निर्माण देख लेते हैं। हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? H2O ये अभिक्रिया करके बना लेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो अभिकारक मिल के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बिना बूझा चूना जो है, जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, का H2O में यदि करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसे एक्वस। अब देखिए यहाँ पे H2O का जब बिना बुझा हुआ चूना में हम लोग डाला, तो ये क्या हो गया? जली विलयन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे एक्वस लिखा गया है। तो ये भी देखते हैं एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसके उदाहरण के बारे में बात कर लें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे देखते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा सुन लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसी कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें उत्पाद तो बन रहा है, लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब प्राकृतिक गैस किसे बोला जाता है? तो मीथेन को बोला जाता है, जिसका मीथेन CH4 है। अब मीथेन गैस पाया कहाँ जाता है? तो ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मीथेन का जब ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया होता है, तो बनता क्या है? CO2 प्लस क्या? H2O बनता है, और इधर से ऊष्मा भी निकलती है। CO2 और क्या बनता है? H2O बनता है, और इधर से ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊष्मा जहाँ भी उत्सर्जित होगा, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? तो वो अभिक्रिया होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे क्या C6H12O6 है, जिसको एक्वस, ये जली विलयन है। ठीक है, तो ये इतना है। और यहाँ पे O2 है, इसका जब रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो यहाँ बनता क्या है? CO2 बनता है और H2O बनता है। इसके साथ ही क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो जहाँ भी ऊष्मा निकलेगा वहाँ पे क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। और जहाँ पे ऊष्मा का
अवशोषण होगा या जहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। आप इतना ध्यान रखिए, ये दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। इसका परिभाषा और इसका जो है इसका परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण भी पूछता है परीक्षा में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मा शोषी की बात करेंगे। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा के प्रकार की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें क्या होती है, अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे बोलते हैं। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो संगमरमर होता है जिसका सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। यदि आप इसे ऊष्मा देंगे, ठीक है, यदि आप इसे क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये किस में टूट जाता है, तो ये इसमें CO2 में टूट जाता है, नहीं सॉरी, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाता है किस में, तो बिना बुझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं, CaO+ के यहाँ पे टूट जाता है CO2 में। तो ये क्या हो गया, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं, यहाँ पे सही से दिया नहीं है, यहाँ पे PDF थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो वियोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जो कि अगर यदि आपके पास एक अभिकारक है तो उससे मिलके कितने उत्पाद का निर्माण होगा, 2 उत्पाद का, या तो उससे अधिक भी हो सकता है। जैसा कि हम आपको यहाँ पे उदाहरण देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अभिकारक है A और इसका जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इससे जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है B+ के C। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक मिलकर, ठीक है, एक अभिकारक से 2 उत्पाद का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं उदाहरण में ये रिएक्शन हो रहा है तो B+ में टूट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो तीसरा वाला आता है उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इसका परिभाषा करते हैं। तो इस अभिक्रिया में यही होता है कि इसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व उसके कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से, ठीक है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, हटा देता है, दूर भगा देता है। जैसा कि इन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व वाले को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि हम इसके उदाहरण के बारे में बात कर ले तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर का परत जम जाना। जैसे कि यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये जो यहाँ पे आयरन है ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये जो कॉपर है ये कम अभिक्रियाशील तत्व है। ये आयरन है और यहाँ पे देखिए एक यौगिक है जिसे हम लोग क्या कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जब अभिक्रिया होता है तो ये अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन है, आयरन है। तो ये आयरन क्या करता है, कम अभिक्रियाशील जो कॉपर है इसको क्या कर देता है, इसके यौगिक से इसको अलग कर देता है और इसके स्थान पे अपने आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बन गया और ये कॉपर को अलग कर दिया। और इससे होता क्या है, तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना, ये क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। और इसका यहाँ पे अब यहाँ पे वो भी देख सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, लोहे की कील पर भूरे रंग की परत जम गई, CuSO4 के नीले विलयन का रंग FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। अब यहाँ पे एक और आप देख सकते हैं Zn और CuSO4 है, तो ये Zn जो है SO4 को अलग कर देगा। क्यों अलग कर देगा, तो ये ZnSO4 क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। ये Zn क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और ये जो कॉपर है ये कम अभिक्रियाशील है। उसके बाद हम आते हैं क्या, देखिए जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील
तत्व है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से हम परिभाषा बता सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, या तो उसके बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट या तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। किसे बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और यहाँ पे क्या है, बेरिलियम सल्फेट है। यहाँ पे फार्मूला गलत लिखा है, यहाँ पे SO4 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट और यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड। इसके बाद जब अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा बेरिलियम सल्फेट और NaCl। अब अभी हम आपको बताते हैं कैसे हुआ ये रिएक्शन। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका होगा क्लास 9th में कि Na, ठीक है, कितना प्लस देता है? तो 1 प्लस ये देता है, ठीक है, Na 1 प्लस देता है। उसके बाद जो SO4 है ये कितना माइनस देता है? SO4 देता है आपको 2 माइनस चार्ज देता है। SO4 कितना माइनस चार्ज देता है? 2 माइनस चार्ज देता है। उसके बाद जो बेरिलियम है ये कितना प्लस देता है? तो बेरिलियम देता है आपको 2 प्लस चार्ज देता है। कितना प्लस चार्ज? 2 प्लस चार्ज देता है। उसके बाद क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन 1 माइनस चार्ज देता है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे देखिए, जो ये सोडियम जो सल्फेट के साथ था और ये बेरिलियम क्लोराइड के साथ था, तो यहाँ पे जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो ये सल्फेट आ जाएगा किसके साथ? बेरिलियम के साथ आ जाएगा। और ये जो सोडियम है ये किसके साथ आ जाएगा? क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये बेरिलियम के यहाँ पे आ जाएगा और एक जो है इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेरिलियम सल्फेट का ये 2 दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और ये सोडियम NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और बेरिलियम सल्फेट बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेरिलियम सल्फेट जो है के सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब बेरिलियम सल्फेट का निर्माण होता है तो इसी तरह से वहाँ पे एक सफ़ेद अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो जहाँ पे भी जिस भी अभिक्रिया में आपको अवक्षेप मिलेगा, ठीक है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब ये हम बात करते हैं उपचयन एवं अपचयन की। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उपचयन एवं अपचयन की। तो बात करते हैं हम लोग उपचयन की बात करते हैं। तो उपचयन किसे बोलते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कि कमी होती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों होता है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग कि क्या बोलना चाह रहा है। ऑक्सीजन की वृद्धि, यदि हम कोई अभिक्रिया ऐसी देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है किसी एलिमेंट में और हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यदि इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है किसमें? तो यहाँ पे जुड़ा है कार्बन में। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। इसी तरीके से हम कॉपर वाले में भी देख लेते हैं। तो कॉपर में भी ऑक्सीजन नहीं था, बाद में क्या हुआ? रिएक्शन हुआ तो इसमें भी कॉपर जुड़ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये उपचयन अभिक्रिया है। अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, ठीक है, किसी पदार्थ में क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास एवं हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? बोलते हैं, ठीक है, उसे उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी और हाइड्रोजन का क्या होगा? ह्रास। हाइड्रोजन का मतलब अधिकता होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे।
और यदि कहीं आप ऐसा भी देखते हैं कि जहाँ पे ये दोनों होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, आपको इस उदाहरण में मिल जाएगा बुक में, ठीक है। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव, तो आप उसको बुक से ढूंढ लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं संक्षारण के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण। तो ये संक्षारण क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। संक्षारण के बारे में बात करते हैं। तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आता है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संक्षारित होने लगती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण बोलते हैं। मतलब कि जब कोई भी धातु हो जाए, कोई भी धातु होगा, ऑक्सीजन की आर्द्रता, अम्ल या किसी और की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में आने से उसकी जो ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका अब उदाहरण आप लोग भी जानते होंगे, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। यदि हम बारिश के मौसम में या किसी भी मौसम में लोहे को बाहर रख देते हैं तो जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कुछ दिनों में इस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। इस पर जो परत चढ़ जाती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग जंग लगना। और आप देखेंगे कि इसी तरह जंग लगते लगते वो वस्तु धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। अब चांदी के ऊपर जो परत है, ठीक है, वो काली रंग की हो जाती है। चांदी के ऊपर यदि आप पानी तो हाँ शायद पानी अगर पड़ता है, ठीक है, तो उसके ऊपर काली परत जम जाती है। और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण के क्या है, उदाहरण है। ये चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अब संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है, तो लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण धातुओं को बचाया जा सकता है। तो जैसा कि आपके घर में यदि लोहे का कोई दरवाज़ा है या तो शटर है, तो आप देखते होंगे कि जब वो आता है नया नया तो उसे पेंट कर दिया जाता है। तो इसीलिए पेंट कर दिया जाता है क्योंकि उसे संक्षारण से बचाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको संक्षारण समझ में आएगा। इसका परिभाषा क्या है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या तो पानी की या तो अम्ल की उपस्थिति में या संपर्क में आता है तो जिससे उसकी ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसे हम लोग संक्षारण बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, तांबे पर हरी परत चढ़ना। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या आए थे, तो ये विद्युत लेपन, पेंट से संक्षारण का बचाव किया जा सकता है। आप ग्रीस भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये कुरकुरे, चिप्स ये सब खाते हैं तो तैली युक्त, वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं ये वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाते हैं, उनका गंध में परिवर्तन हो जाता है, उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, वो बेकार हो जाते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से आप किसी दुकानदार के पास गए होंगे या तो कहीं भी आपने देखा होगा कि यदि कोई भी जो पैकेट है कुरकुरे का वो खुला रहता है या चिप्स का पैकेट खुला रहता है तो वो थोड़े दिनों बाद वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका स्वाद चला जाता है। तो वो विकृत गंधिता होती है, ठीक है। यहाँ पे वसायुक्त और तैलयुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसे हम लोग उनके स्वाद गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता ये तो हो गया। अब इसके बचाव के उपाय भी देख लेते हैं। तो विकृत गंधिता यहाँ पे देखिए, वसा और तैलीयुक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब कि प्रति ऑक्सीकारक मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति को नहीं होने देना है, जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा वहाँ पे उसको रखना है। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, मतलब कि जहाँ पे जो वायु का विरोध कर रहा है उस बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे तो क्या हमारा तो विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। उसके बाद जो है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, तो जो कुरकुरे का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे जो नाइट्रोजन गैस होता है वो ऑक्सीजन का विरोधक होता है, जिससे वहाँ पे वो ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। तो नाइट्रोजन गैस से क्या होता है, इन सब का सुरक्षा होता है। तो
आपसे कोई पूछेगा कि कुरकुरे के पैकेट में या चिप्स में कौन सा गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस रहता है। इसके बाद शीतलन द्वारा, ठीक है, ये शीतलन द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।